तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से जो है आपके जो है एक नए चैप्टर को जो है लेकर आ गए हैं। और आज का जो डियर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का आज हम रिवीजन करने वाले हैं वो है डियर आपका चैप्टर नंबर 4 और उस चैप्टर का नाम है डियर रासायनिक बलगतिकी। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हम जो है क्लास 12 हिंदी मीडियम की क्लास को इस समय जो है आप लोगों को जो है रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमने सॉल्यूशन और जो है आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, और विभिन्न चैप्टर को हमने रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। तो अगर आप इस जो है पिछले चैप्टर को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसको डियर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप डियर इस पूरे वीडियो में पूरा बने रहिए और इसको ध्यान से सीखिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे कहा कि ये हमारा क्लास 12 हिंदी मीडियम का जो है क्लास है और इसमें हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगतिकी पर जो है हम जो है रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले डियर समझना है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है। तो डियर जो अभिक्रिया का वेग होता है इसको अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में डियर हम लिख देते हैं, इसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं इसे। अब डियर ये क्या होता है? वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मींस किसी भी रिएक्शन के अंदर डियर अभिकारक होता है और उत्पाद होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसी सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, या इसको कहते हैं डियर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहां से डियर दूसरा हमने देखिए हेडिंग डाला है कि अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है या तात्क्षणिक वेग क्या होता है, ठीक है। तो डियर जो किसी भी रिएक्शन का जो इंस्टेंट रेट होता है, जो तात्क्षणिक दर होता है, वो क्या होता है? यदि सूक्ष्म अंतराल पर बात करें हम, ठीक है, यदि सूक्ष्म अंतराल मान लीजिए dt में अभिकारक के dx मोल यदि उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हो, ठीक है, तो उस समय डियर जो अभिक्रिया का वेग होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डियर क्या? dx/dt, ठीक है। यदि डियर dt अंतराल में, यदि dt समय के अंतराल में अभिकारक के मान लीजिए dc मोल जो है शेष रहते हो, तो डियर उस अभिक्रिया का जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी एक्टिव मास C/dt, ठीक है। तो यहां पर जो ब्रैकेट में डियर लिखा गया है इसको एक्टिव मास कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये निगेटिव क्यों लिखा गया है डियर? क्योंकि जब हम रिएक्टेंट में अभिकारक में डियर बात कर रहे होते हैं तो यहां पर क्या होता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन में डियर अभिकारक यानी जो रिएक्टेंट होता है उसका वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज हो रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं? निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो डियर यदि हम कहें कि तात्क्षणिक लिए तो किसी भी रेट जो है किसी इंस्टेंट टाइम पर, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी एक्टिव मास C/dt, ठीक है। तो ये आपका किसी इंस्टेंटेंट रेट है, कोई तात्क्षणिक दर है, तात्क्षणिक वेग है, तो इसको आपको समझ लेना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको हमने रेट ऑफ रिएक्शन में बताया कि अभिक्रिया का रेट क्या होता है, तो आपको जानना है कि किसी भी रिएक्शन में डियर क्या होता है? एक तो अभिकारक होता है और दूसरा उससे जो मिलकर बनता है उसे कहते हैं डियर उत्पाद या उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो डियर रेट ऑफ रिएक्शन में जो है हर सेकंड जो है उसके रेट में क्या होता है? कमी होती रहती है। तो कह रहे हैं कि किसी भी अभिकारक के सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है डियर, तो वो क्या कहलाता है? अभिक्रिया का दर कहलाता है, ठीक है। तो आपको जानना है कि यदि अभिक्रिया का दर पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बताना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, अभिकारक के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया का दर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यह तात्क्षणिक दर पूछता है तो डियर जो तात्क्षणिक दर होता है ये किसी dt समय में यदि किसी अभिकारक के सांद्रता में मान लीजिए dc परिवर्तन हो रहा हो, तो जो इंस्टेंट रेट होता है डियर वो होता है आपका dc/dt, ठीक है। तो डियर अब हम इसको विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर ए गिवन रिएक्शन, ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई भी रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, किसी दिए गए अभिक्रिया के लिए मान लीजिए रिएक्शन दिया गया है आपका A+B और गिव्स आउट में दिया है C+D, ठीक है। तो यहां पर डियर ये जो रिएक्शन लिखा है यहां पर जो A+B है ये क्या है? ये है आपका डियर रिएक्टेंट, इसको कहते हैं रिएक्टेंट या इसको कहते हैं डियर हिंदी में अभिकारक। ये आपका अभिकारक है और यहां पर जो डियर C+D लिखा है इसको कहते हैं प्रोडक्ट या इसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद, ठीक है। तो यदि हम A और B का रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो यहां से डियर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए यहां पर
समानुपाती हो जाएगा एक्टिव मास ए एंड एक्टिव मास बी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है डियर कि जब हम ये जो है आपका रिएक्शन, यानी जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन आया वो आ जाएगा के इंटू एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। ठीक है, तो यहाँ से डियर जो के है ये हो जाएगा आपका आर अपॉन एक्टिव मास ए इंटू एक्टिव मास बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो के आया डियर इसको हिंदी में कहते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ठीक है, या इसको कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यहां से आपको वेलोसिटी कांस्टेंट को जो है समझ लेना है, इसको हिंदी में वेग स्थिरांक कहते हैं। और जो आर है ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है डियर, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, और इसी को कहते हैं डियर हिंदी में अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर या इसी को डियर क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर डियर जो हमारा ए और बी ये अभिकारक के लिए निकला है तो इसे कहते हैं डियर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन या इसे कहते हैं अग्र अभिक्रिया की दर, हिंदी में कहते हैं अग्र अभिक्रिया की दर। ठीक है, और यहां से डियर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन या इसे कहते हैं हम पश्च अभिक्रिया की दर। यहां से रेट लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास सी, यहां पर देखिए प्रोडक्ट का हम लिख रहे हैं तो हो जाएगा एक्टिव मास सी इंटू एक्टिव मास डी। तो सी और डी का हमने लिख दिया। तो यहां से डी है जो आर बराबर कांस्टेंट के एक्टिव मास सी इंटू एक्टिव मास डी। तो यहां से जो के आया डी रेट निकल के आया अपॉन एक्टिव मास सी इंटू एक्टिव मास डी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहां से वेग स्थिरांक का मान आ गया, वेग स्थिरांक, इसी को कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से डियर यदि हम बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन यानी अग्र अभिक्रिया की दर, अग्र अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा डियर पश्च अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर के। ठीक है, तो यहां से जो डियर आपका रेट निकला था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था और यहां से जो आपका रेट निकला था डियर ये है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे कैपिटल में लिख लेते हैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहां से जो आर एफ है डियर ये किसके है, आर बी के बराबर हो जाता है। तो यहां से आपका जो के है ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा के सी इंटू डी की। ठीक है, तो यहां से हम आपका जो है दोनों रेट ऑफ कांस्टेंट को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डियर आपका जो है ये जो है आप समझ लेंगे कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसी भी रिएक्शन का जो है निकाला जाता है। ठीक है, अब हम इसका हम साधारण लिख के बताते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो डियर वेग स्थिरांक को आई होप आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया दी गई है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। ठीक है, ये आपकी ये जो है आपकी रिएक्शन है डियर और आपको लिखना है अभिक्रिया की दर को। या इसको कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो डियर यहां से ये क्योंकि आपको पता है कि ये रिएक्टेंट है इसको कहते हैं अभिकारक और ये आपका प्रोडक्ट है इसको कहते हैं उत्पाद।
तो यहां से लिखने के लिए डियर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है, ये रिएक्टेंट का जब हम लिखते हैं डियर, तो ये लिखते हैं इसका रेट, ये हो जाएगा आपका -1/A। तो डियर ये हो जाएगा R = -1/, ये ठीक है, और यहां से D एक्टिव मास A/dt, ठीक है। तो यहाँ A का हो गया रेट, डियर R बराबर -1/A, D एक्टिव मास A/dt बराबर हो जाएगा डियर -1/B एक्टिव मास B/dt, ठीक है। अच्छा ये डियर आपको माइनस यहाँ पर लिखा दिखाई पड़ रहा है, इसको माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डियर इसके जो रिएक्टेंट होता है इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो ये डियर जो निगेटिव है ये साइन बता रहा है चेंज इन रिएक्शन, यानी चेंज इन जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, यानी अभिक्रिया की दर में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए जो है अभिक्रिया जो है की जो दर होती है वो घटती रहती है, इसलिए यहाँ जो है रेट ऑफ रिएक्शन माइनस में आपका दिखाया गया है। अब यहाँ प्रोडक्ट में एक्टिव मास C C/dt, एक्टिव मास D/dt, ठीक है। तो यहां से डियर आपको किसी भी रिएक्शन दिया जाएगा और उससे आपको अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग पूछेगा कि आप उसको लिखिए। तो यहां से अभिकारक का निकालने के लिए डियर यहां आपको 1/A लिख देना है, जो कोफिशिएंट हो, ठीक है, जो गुणांक हो A और B उसको बटे में लिखकर, ठीक है। और अभिकारक के लिए आपको माइनस लिख देना है, जैसा कि हमने लिखा है A के लिए -1/A, D एक्टिव मास A/dt, यहाँ पर दूसरे वाले के लिए -1/B एक्टिव मास B/dt, ठीक है, बराबर प्रोडक्ट के लिए प्लस, देखो यहाँ लिखे क्योंकि इसका मान बढ़ता है, ठीक है, रिएक्टेंट का मान अभिकारक का मान घट रहा था और यहाँ पर डियर उत्पाद का मान क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो यहाँ से हो जाएगा +1/C D एक्टिव मास C/dt बराबर 1/D, ठीक है, एक्टिव मास D/dt, ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन का जो है अभिक्रिया की दर आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। एक हम दूसरा जो है क्वेश्चन लेते हैं डियर, इसे मान लिया है N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। मान लीजिए ये रिएक्शन दिया गया है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको लिखना क्या है, R = माइनस, यहाँ देखिए इसके पास गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हो जाएगा 1/1 D एक्टिव मास N2/dt = यहाँ देखिए 3 है तो हो जाएगा -1/3 एक्टिव मास H2/dt = यहाँ से देखिए हो जाएगा आपका +1/2 क्योंकि प्रोडक्ट है, यहाँ से हो जाएगा D एक्टिव मास अमोनिया/dt, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर हमने आपको एक एग्जांपल लेकर भी समझा दिया है कि अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको डियर आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि शून्य कोट की अभिक्रिया क्या है, ठीक है। तो डियर जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसको आपको समझना है कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डियर शून्य कोट की अभिक्रिया, ठीक है। या हम कह लें कि जिसका वेग जो होता है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने लिखा है कि यहाँ पर देखिए ए जो है A गिव्स आउट में B + C बनाया है, तो यहाँ पर जो A का वेग स्थिरांक आप लिखोगे तो वेग यानी अभिक्रिया का जो दर लिखोगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास A, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव मास A का पावर 0 है, इसका मतलब है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया है क्योंकि इसके अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ है, 0 हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल है कि H2 + Cl2 को जब हम सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है 2HCl, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है डियर ये कैसा है, शून्य कोट की अभिक्रिया का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे दिया है कि शून्य कोटि का वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या है, तो डियर जो वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है ये होता है x = kt, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, k क्या है, t क्या है, इसको समझना है। तो डियर जो x है यह अभिकारक A की वह मात्रा है डियर जो t समय में अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो आपको जानना है कि जहाँ x क्या है, x अभिकारक A की वह मात्रा है जो t समय में क्या करता है, अभिक्रिया करता है, ठीक है। तथा k क्या है डियर, यहाँ k है वेग स्थिरांक, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आपके क्वेश्चन में आएगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया तथा उसके व्यंजक
का मान बताइए। तो आपको ध्यान से समझना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा आपको बताना है कि जिसका वेग जो है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता या उसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन में लिखवा भी दिया कि यहाँ पर देखिए परिवर्तन हुआ है तो ए का पावर 0 है, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ है, 0 है। तो यह एक प्रकार की शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर डियर जो आपका के होता है, इसका कभी कभी मात्रक पूछता है, तो जो के का मात्रक होता है डियर मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, वेग स्थिरांक के का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो आई होप डियर आप शून्य कोटि की अभिक्रिया को समझ गए हैं। ठीक है, अब हम आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के विषय में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो डियर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वह होती है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वह अभिक्रिया के वेग के जो है प्रथम जो है घात के समानुपाती होता है, तो उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि डियर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वो होती है कि वह अभिक्रिया जिसका जो वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, यह केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे कहते हैं डियर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो जब जो है अभिक्रिया की जो दर हो वह जो है डियर अभिकारक के जो है एक जो है घात के समानुपाती होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए सुक्रोज है, चीनी है। ठीक है, तो चीनी को जब जल से रिएक्शन करते हैं तो ये टूट जाता है। ठीक है, किसमें टूटता है डियर, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो चीनी है ये अकेला है। ठीक है, अकेला अभिकारक जो है अलग अलग पदों में क्या है, टूटकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया का जो दर है डियर वह देखो अभिकारक के जो है प्रथम जो है प्रथम कोटि की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इसे प्रथम कोटि की जो है अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर डियर जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो होता है डियर K = 2.303 अपान T log 10। ठीक है, यहाँ पर A अपान A माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो A है ये आपका है अभिकारक। ठीक है, और जो A माइनस एक्स है ये है डियर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता है A, और यह है सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। सांद्रता में होने वाला ये परिवर्तन को बता रहा है कि A में से कितना कम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रथम सांद्रता है और ये सांद्रता में होने वाला अंतिम परिवर्तन है। ठीक है, तो इसे इनिशियल कहेंगे, इसे फाइनल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको फार्मूला याद करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो डियर फार्मूला होता है, ठीक है, वेग स्थिरांक K = होता है 2.303 अपान T। ठीक है, log 10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इनिशियल अमाउंट अपान फाइनल अमाउंट। ठीक है, A बटा A माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा और इसका समीकरण हमने आपको बता दिया है। डियर कभी कभी पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या लक्षण है, तो हमने लक्षण भी आपको लिख दिया है कि जो डियर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, ये K कहलाता है और इसका जो मान होता है अभिकारक की इकाई पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है डियर, इसमें जो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K होता है वह अभिक्रिया की इकाई पर जो है कभी भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपको याद करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है, जो डियर आपका हाफ लाइफ पीरियड होता है, यह जो है अभिकारकों के जो है प्रारंभिक सांद्रता पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो आपको ये दोनों बातें लक्षण के रूप में याद करना है। पहली बात है डियर कि जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक K होता है यह उसके अभिकारक की इकाई पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात डियर कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, अर्धायुकाल होता है, यह डियर अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये दोनों जो है लक्षण भी आपको याद करना है और इसकी परिभाषा भी ध्यान से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है अक्सर जो है पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो डियर अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल, इसका फार्मूला पूछता है तो आपको याद होना चाहिए T½ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हो जाएगा डियर आपका 1/2 A0 अपान K। ठीक है, तो यहाँ पर K क्या है, आपका वेग स्थिरांक है। यहाँ से आपको ध्यान देना है कि 0 के लिए यहाँ पर देखिए सांद्रता में परिवर्तन 0 है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिख दिया है, और K आपका जो है वेग स्थिरांक है, और ये T½ = 1/2 A अपान K। ठीक है, तो ये आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र है। और डियर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है डियर,
टी हाफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू हो जाएगा डियर 0.693 अपान वेग स्थिरांक के। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पूछता है कि आप याद रखिएगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर का जो है जो अर्धआयु काल होता है टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपान के। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, जीरो ऑर्डर का भी हमने बता दिया आपको अर्धआयु काल का सूत्र, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का बता दिया है, तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, जिसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब डियर आर्हीनियस समीकरण को देख लीजिए। आर्हीनियस साहब ने क्या बताया था? आर्हीनियस समीकरण उन्होंने कहा कि जो वेग स्थिरांक के होता है डियर, ये होता है ए, ई का पावर होता है माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, ये फार्मूला आप इंपॉर्टेंट है आर्हीनियस समीकरण, इसको याद कर लीजिएगा। यहां पर डियर जो के है क्या है? वेग स्थिरांक है। यहां पर डियर जो आपका ए है इसे कहते हैं आवृत्ति कारक, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति कारक। ठीक है, ई ए क्या है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, इसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आर क्या है डियर? गैस नियतांक आर है। और टी है डियर आपका केल्विन में टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है, तो ये आपको आर्हीनियस समीकरण जो है ये याद होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डियर हो जाता है आपका लाग के बराबर माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी प्लस लाग ए के। ठीक है, यहां से आप रूपांतरित करके ये भी याद कर लीजिए, लाग के इक्वल टू माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी प्लस लाग ए। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ से लाग लेने पर एक इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो डियर यदि यहाँ पर जो है अलग अलग ताप दिए गए हों, तो माना T1 तथा T2 अलग अलग जो तापमान दिए गए हों, तब उनके वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या होगा? वेग स्थिरांकों का रेशियो या अनुपात डियर लगाने के लिए आपको करना क्या है? यहाँ से हो जाएगा आपका लाग K2 अपान लाग K1, मतलब लाग K2 अपान K1 कह लें, लाग K2 अपान K1 इक्वल टू हो जाएगा EA अपान 2.303 R1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ठीक है, ये आपका अलग अलग टेम्परेचर पर वेग स्थिरांकों के अनुपात का सूत्र है डियर। ये आपको यहाँ से आर्हीनियस समीकरण का परिवर्तन है, यहाँ पर हमने लाग लिया है, और अलग अलग तापों पर भी हमने आपको वेग स्थिरांकों का अनुपात बता दिया है। तो ये हर साल डियर ये इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो आप ये सभी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, तो ये सब तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब हम समझेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो सबसे पहले आपको अभिक्रिया की आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी को समझना है। तो डियर जो हमारी आणविकता होती है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अगर देखा जाए डियर, तो उसमें भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु होते हैं, ठीक है, उनकी न्यूनतम संख्या जो होती है वही कहलाती है डियर अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक होता है, उस अभिकारक के जो है न्यूनतम अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? उसकी कहलाती है अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी या आणविकता कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ देख रहे हैं कि NH4NO2 गिव्स आउट में वाटर और नाइट्रोजन बना है, तो यहाँ पर देखिए अभिकारक में जो अणुओं की संख्या क्या है? एक है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझना है कि इसकी जो आणविकता है क्या है? एक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि एक ही अणु, देखो अभिकारक के एक ही अणु में होने वाला परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी आणविकता कहलाती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की जो न्यूनतम संख्या होती है वही क्या कहलाती है? उसकी अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, अब हम डियर समझेंगे अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो डियर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका जो सांद्रण होता है अभिक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता रहता है, इसी बात को कहते हैं डियर अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने तो एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर देखिए एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट को हमने NaOH से रिएक्शन कराया है, तो यहाँ से देखिए सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बना है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन हमारा है शुगर। ठीक है, तो यहाँ से शुगर में हमने वाटर से रिएक्शन कराया तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना है। इन दोनों में डियर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा अभिकारक है, ठीक है, इनके जो पदार्थों के जो पदार्थ हैं डियर, ये एथिल एसीटेट और NaOH, इनमें आप देख रहे हो कि इसमें दो एथिल एसीटेट और NaOH दोनों में क्रिया हुई है, दोनों में परिवर्तन हुआ है, तब जाकर बना है सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो यदि हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन की अभिक्रिया की कोटि क्या है? 2 है, क्योंकि इसमें अभिकारक
या पदार्थ के जो है दो अभिकारक परिवर्तित हो रहे हैं, तो इस बात को कहते हैं, देखिए ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, क्योंकि इस रिएक्शन में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और एथिल एसीटेट, ठीक है, दोनों परिवर्तित हो रहा है। इसमें दो परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या हो गई, 2 हो गई। जबकि दूसरे रिएक्शन में देखिए शुगर जो है वाटर से क्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया है, तो यहाँ पर डियर जो है वाटर की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पर देखिए शुगर जो है 12 मोल था, तो यहाँ पर 6 मोल में टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही अणु के अंदर परिवर्तन हो रहा है, एक ही पदार्थ के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि क्या है, प्रथम है, ठीक है। तो डियर जो पहला रिएक्शन है ये द्वितीय कोट की रिएक्शन का परिभाषा है, यानी द्वितीय कोट की जो है अभिक्रिया है, और जो दूसरा रिएक्शन है डियर ये है प्रथम कोट की अभिक्रिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, तो हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट थे हमने सबको डियर कवर कर लिया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।